नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम हैं कलम से क्रांति और आप सभी बच्चों का स्वागत है क्लास में। तो जल्दी से जल्दी पहले तो जुट जाइए, क्लास को सबके पास पहुंचा देना बच्चा, क्योंकि आपकी नई एकेडमिक्स, हमेशा हर क्लास में मैं यही बोलती हूँ कि नई एकेडमिक्स की क्लास जो शुरू की है और भी आपके सब्जेक्ट शुरू होने वाले हैं। तो आप सब बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है। आप सबने मेरे को बोला था कमेंट करके, पहले आप बोलते थे कि हमारी फिजिक्स की क्लास कब स्टार्ट होगी, हमारी केमिस्ट्री की, हमारी मैथ्स की। तो बच्चा विवेक सर ने स्टार्ट कर दी है। अब आपके ठीक है, कल परसों में लॉन्च हो जाएगी आपकी क्लास, और सब्जेक्ट की तो चिंता नहीं करनी है। सबके सब सब्जेक्ट, सब का सब आपके आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे यहीं पर हमारे साथ। मैं आपकी साइंस लूंगी और टीचर्स आपके और सब्जेक्ट लेंगे, तो चिंता नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, एक विद्यार्थी का क्या काम होता है, पढ़ने का, और आपको सिर्फ वही काम करना है। क्लास लीजिए, 5 बजे आइए, साइंस की क्लास लीजिए, और भी आपको टाइम टेबल पता चल जाएंगे। जब आपकी मैथ्स की क्लास होगी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, उस हिसाब से आपको चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे थे, कल भी हमने किए थे क्वेश्चन डिस्कशन, और मैंने आपको बोला था चैप्टर के बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ में क्या क्लियर होते जाएंगे, आपको समझ में आते जाएंगे। हमारा मेन पर्पस क्या है, आपकी बोर्ड की तैयारी करवाना। तो आप सभी बच्चों को पता चल चुका है कि आपके जो एग्जाम है वो एक्सटेंड हो गए हैं, और मई क्या कब तक हो गए, मई तक आपके एक्सटेंड हो गया, मई में होंगे, तो टाइम ही टाइम है। तो इस टाइम का भरपूर उपयोग करना ये सिर्फ आपका काम है। अब अगर समय मिला है तो भगवान की कृपा मानिए, और अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ना एकदम से शुरू कर दीजिए। अभी तक नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी, जो बीत गया सो बीत गया, जो अभी है उस पर नजर रखिए। तो अभी क्या है, क्लास को अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। हमेशा बोलती हूँ कॉपी किताब पेन लेके बैठिएगा। जो चीज आपको नहीं मिलती है, जो चीज आपको समझने वाली है, जो बोलती हूँ नोट करना है, वो नोट करना है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम, फटाफट से बताएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सभी बच्चों को पता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। क्लास को शुरू करते हैं बच्चा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। कल भी किए थे, जहां तक छूट गए, कल आपका यहां तक किया था ना, एक मिनट आपको दिखा देती हूँ। कल कहां तक किया था, यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। याद हो अगर आपको बच्चों को, तो ये क्वेश्चन हमने खत्म किया था। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, और हर एक क्वेश्चन के बीच में कई सारे क्वेश्चन करेंगे। इसका मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स को, हर एक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, अपने क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। याद है ना, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से करेंगे। पहले थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं, क्योंकि बच्चे नए भी जुड़ते हैं साथ साथ, रोज रोज उन्हें पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है। तो मैं उन्हें बता दूं, हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, जाके रिवाइज करना, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। बीच के जो आपके बचे हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर, वो हम बाद में कवर करेंगे। फिलहाल ये चैप्टर थोड़ा सा समझने वाला है। अगर इसमें एक बार पकड़ बन गई आपकी, तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने से, अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। प्लस जो मैक्सिमम चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। आपका ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो इसके नेक्स्ट चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस, तो यहीं से क्वेश्चन उठते हैं आपके नीट में, ठीक है। मैंने कई बार बोला है, जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, बड़ी बड़ी ट्यूशन कोचिंग सेंटर में पढ़ नहीं सकते हैं, इतनी फीस नहीं दे सकते हैं, स्पेशली बच्चा आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिर तो इस क्लास में ये आप ही के लिए है, सिर्फ आपके लिए। क्यों? क्योंकि कोई पैसे तो लग नहीं रहे, आपको सिर्फ अपना नेट का यूज करना है, और 1 घंटा आपको क्लास देखनी है ना, और कई सारे फायदे होंगे, ठीक है, बहुत सारे फायदे होंगे आपके। जैसे आप कोचिंग और नीट में आप करना चाहते हैं एमबीबीएस और बीडीएस की प्रिपरेशन, तो आपके लिए इसलिए क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।
ठीक है बच्चा, तो ध्यान से पढ़ेंगे, शुरू कर देंगे। हमने क्या पढ़ा था अभी तक? हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था कि मेंडल को जनक बोला जाता है अनुवंशिकी का, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला जाता है बच्चा उसे? क्योंकि उसने सबसे पहले, और भी साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन जो जिसका काम सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ, जिसका रिजल्ट आया, वो कौन था? मेंडल था। किसके ऊपर काम किया? पी के पौधों के ऊपर, मटर के पौधों के ऊपर काम किया। कितने कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया? 7 विषम गुणों के ऊपर, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया। किसके? गार्डन पी के। कौन से किस से किस ईयर तक है? 1856 से 1863 तक, याद रखेंगे। और 3 लॉज आए। जब उसने इनिशियली शुरुआत में अपना काम किया, उसका काम पहचाना नहीं गया, लेकिन बाद में ऐसे 3 साइंटिस्ट बाद में आए, सब आपको करा रखा है। 3 साइंटिस्ट बाद में आए जिन्होंने रीडिस्कवर किया, दोबारा से उसके काम को रीडिस्कवर किया, दोबारा से उसके काम को खोजा। मान लीजिए उसके काम को एक पुनर्जन्म हो गया, उसके काम का, जो कोई नहीं जानता था, दोबारा से उन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और उसको लॉज में परिवर्तित कर दिया गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, याद रहेगा ना, ये जो 3 लॉज थे बच्चा, इसमें जो स्टार्टिंग के 2 लॉज थे, ठीक है बच्चा, जो आपका प्रभाविता का नियम और विंस्योजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये कहां से उसने लिए थे? ये एकल संकर क्रॉस से लिए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लिए थे। और जो आपका थर्ड है, क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मतलब कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ कहां से आया था? ये लॉ उसकी डाई हाइब्रिड क्रॉस से आया था। किससे? जो डाई हाइब्रिड क्रॉस थी, द्वितीय संकल क्रॉस बोल सकते हैं आप, क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें 2 कैरेक्टर्स को करके हम स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चा, वहां से कौन सा नियम आया था? ये थर्ड। तो ये सब चीजें डिस्कस की हैं, इसके आगे भी की है बच्चा, लेकिन अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, तो चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज मुझे बताएंगे कि मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसने जीन टर्म यूज नहीं की। ठीक है, जीन टर्म यूज नहीं की, उसने जीन के अलावा कुछ और शब्द दिया। क्या शब्द दिया जरा याद करेंगे? उसने बोला फैक्टर। क्या बोला उसने? फैक्टर बोला। और फैक्टर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कारक। ये फैक्टर क्या है बच्चा? आज हम फैक्टर को किस नाम से जानते हैं, जरा बताएंगे? फैक्टर को किस नाम से जानते हैं हम आज के आप बोल सकते हो, आज की भाषा में फैक्टर को क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। बोलते हैं ना जीन्स? बोलते हैं ना जीन्स? हाँ, तो जीन्स बोलते हैं। ठीक है, ये जीन्स के 2 पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 जोड़े होते हैं। एक जीन के 2 जोड़े होते हैं। एक जीन मतलब जैसे हाइट की एक जीन है, लंबाई की एक जीन है, उसके 2 एलील होंगे, मतलब 2 उसके विषम गुण होंगे। क्या? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो सकते, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होंगे। जैसे कि आपके हाइट का क्या है? हाइट की जीन है टी। ठीक है बच्चा, इसकी 2 एलील होंगी। ठीक है, कैपिटल टी भी हो सकता है, मतलब ये हाइट है। ठीक है, हाइट की जीन के बच्चा 2 जोड़े होंगे। क्या होंगे? 2 पेयर होंगे। क्या होंगे? 2 जोड़े होंगे, 2 पेयर होंगे। इसको क्या बोला जाता है? एलील बोला जाता है। लिखा है ना उधर, क्वेश्चन इसी के ऊपर है। एलील बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलील। कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, और स्मॉल टी भी हो सकता है। और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? ये विषम गुण है, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो लंबाई देता है कि लंबा हो, और जो स्मॉल टी है क्या बोलता है? कि तू बोनार है। तो ठीक है, कैपिटल टी किसको कोड करता है? लंबाई को। और स्मॉल टी किसको? दोनों ही लंबाई को करता है, मतलब ये लंबा होता है कैपिटल टी वाला, और स्मॉल टी वाला बोना रह जाता है। याद रखेंगे सब, बहुत ही बढ़िया, इन चीजों को याद रखना। आप क्वेश्चन क्या पूछा है, आप क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, एलील शब्द किसने गढ़ा? हु कॉइन्ड द टर्म एलील? तो किसने दिया एलील टर्म? फटाफट से बताएंगे। सॉन्डर्स ने दिया, बैटसन ने दिया, जॉनसन ने दिया, या फिर मेंडल ने दिया? तो पहला ऑप्शन बच्चा आपकी जेनेटिक्स में कहीं यूज नहीं होता, इसको पहले काट दीजिए। जॉनसन इंपॉर्टेंट है। जॉनसन ने क्या दिया?
तो जॉनसन ने जीन्स टर्म दिया। क्या दिया? जॉनसन ने क्या दिया? जीन्स टर्म दिया। याद रखेंगे, जॉनसन बेबी वाला जॉनसन नहीं है, जॉनसन ने क्या दिया? जीन्स टर्म दिया। याद रखेंगे, शब्द क्या दिया? जीन। मेंडल क्या है आपका? फादर ऑफ जेनेटिक्स है, और इसने सबसे पहले क्या यूज किया था? फैक्टर वर्ड यूज किया था इसने। ये जो फैक्टर है वो क्या है? स्टेबल है, स्थिर है, और क्या है? ब्लेंड नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, अगर नेक्स्ट प्रोजेनी में इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। ये दिया था किसने? मेंडल ने, कि वो एक स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है। आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट है, मतलब एक दूसरे में घुल मिल नहीं जाते। क्यों घुल मिल नहीं जाते? क्योंकि आपने देखा है आपकी F2 प्रोजेनी में, आपकी दूसरी पीढ़ी में ड्रॉफ भी आते हैं और टॉल भी आते हैं, बोने भी आते हैं और लंबे भी आते हैं। याद है आपको? तो मतलब ये बोने और लंबे कब आएंगे? जब आपकी जो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली जीन है अलग अलग जाएंगी, अलग अलग जाएंगी तभी तो करेक्टर आएंगे। अगर आपस में घुल मिल गई तो कैसे करेक्टर्स आएंगे? ठीक है बच्चा, इसलिए ये इसने दिया और ये बताया कि जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में रहते हैं, मतलब वो पेयर्स बना के रहते हैं। क्योंकि बच्चा जब आप उसकी जो F1 प्रोजेनी है, जरा रिवाइज करेंगे इस चीज को, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि नए बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है, नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कैसे शुरुआत की जाए। तो पुराने जो बच्चे हैं जो डेली क्लासेस ले रहे हैं, मुझे पता है उन्हें आता है, बस थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखना है आपको। ठीक है, तो क्या करना है फटाफट से बताएंगे, फटाफट से रिवाइज करेंगे। क्या था? एक लंबा और एक बोना पौधा लिया था, दोनों को क्रॉस करवाया था प्योर लाइन से। याद रखेंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस करेक्टर थे, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब उसने क्रॉस करवाया तो जो उसकी पहली पीढ़ी आई सब लंबे थे, सब लंबे थे। जब उसने उसको सेल्फ क्रॉस करवा के जब उसने अपनी दूसरी पीढ़ी देखी तो उसमें लंबे भी थे और उसमें छोटे भी थे, बोने भी थे उसने। तो इसका मतलब क्या था कि जो F1 पीढ़ी थी, कहीं ना कहीं जो बोने पौधे वाला करेक्टर था, ठीक है, क्या था? जो कुछ भी था, मतलब जो उसको कंट्रोल कर, पहले तो उसे नहीं पता था कि फैक्टर और जीन्स होती हैं। उसने बोला कि कुछ ऐसा आया है, कुछ ऐसी चीज आई है जिसका नाम क्या दे दिया उसने? फैक्टर दे दिया। ये एक फैक्टर आया है जिसने अपने आप को छुपा लिया है, और एक फैक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है। यहीं से क्या आया? लॉ ऑफ डोमिनेंस आया, प्रभाविता का नेम F1 प्रोजेनी से। उसके बाद उसने बोला जब वो F2 प्रोजेनी में ये दो जीन्स थी तो अपने क्या इंडिपेंडेंटली क्या हो गई? सेपरेट हो गई, एक दूसरे से अलग हो गई। तो यहां से क्या आया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या आया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। याद रखेंगे कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद उसने तभी यहां से निकला कि दूसरी पीढ़ी में अगर वो इंडिपेंडेंटली मूव किया, मतलब सेग्रीगेट हुई है, इसका मतलब क्या है कि तभी आपका दूसरी पीढ़ी में स्मॉल भी आया है, मतलब बोने भी आए और लंबे भी आए हैं, ड्रॉप भी आए हैं और लंबे भी आए। याद रहेगा, शॉर्ट भी आए और लॉन्ग भी आए, ये चीज याद रखना। यहीं से लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम कि कैपिटल टी इज डोमिनेट ओवर स्मॉल टी, और यहीं से आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे फटाफट से। चलिए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ गार्डन पी इज प्रेजेंट ऑन द 7th क्रोमोसोम। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ये बता दीजिए कि कौन कौन से क्रोमोसोम नंबर पे आपके क्या प्रेजेंट थे, आपकी जीन्स, जो करेक्टर उसने चूज किए, जो गुण उसने जो सेलेक्ट किए बच्चा, वो कौन से क्रोमोसोम पर थे। तो मैं आपको थ्योरी में करवा चुकी हूँ, और पहले क्रोमोसोम पे थे, 4th क्रोमोसोम पे थे, 5th क्रोमोसोम पे थे, 7th क्रोमोसोम पे थे। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो 7वें नंबर वाला क्रोमोसोम है उनके ऊपर कौन सा कैरेक्टर था? पोड का आकार था, मतलब फली का आकार था, या फिर फली का रंग था, या फिर सीड शेप और बीज आकार था, या फिर तने की ऊंचाई मतलब स्टेम हाइट थी। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा
कि 7th क्रोमोसोम पे याद रखेंगे सीड शेप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सीड की शेप होता है, मतलब बीज का आकार होता है। इस चीज को याद रखेंगे और थ्योरी की क्लास जाके देखेंगे कि फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ जहां पर मैंने करवाया आपको उसको रिवाइज करना उस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं बेसिक्स भी करवाऊंगी, बेसिक्स से भी चलेंगे और साथ में एडवांस भी करेंगे, मतलब नीट के पर्पज से भी करेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ जाए। ये क्वेश्चन आपका बच्चा नीट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि 1, 4, 5, 7 क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी जीन्स हैं। ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है बच्चा। आगे चल पड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि ऑल ट्रेट कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन हेटेरोजाइगस कंडीशन एक्सेप्ट, सभी लक्षण विषम स्थिति में खुद को व्यक्त कर सकते हैं सिवाय टॉल, वॉयलेट, एक्सियल और रिंकल्ड सीड के। फटाफट से बताएंगे बच्चा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, हेट्रोजाइगस कंडीशन फटाफट से लिखेंगे। हेट्रोजाइगस मतलब क्या? विषम युग्मनज, मतलब विषम युग्मनज। हेट्रोजाइगस लिखते हुए यहाँ पर हेट्रोजाइगस मतलब क्या है आपका हिंदी में, प्योर हिंदी की लैंग्वेज में आपका जो एनसीईआरटी में दिया है, क्या बोलेंगे? विषम। विश्व मतलब क्या होता है? अलग अलग। हेट्रो मतलब मैंने हमेशा बोला है बायो में टर्म को तोड़ो तो हेट्रो मतलब क्या है? विश्व मतलब अलग अलग। और जाइगस मतलब क्या होता है? जाइगस मतलब तो जाइगोट से आया है, मतलब युग्मनज है, ठीक है बच्चा, याद रखेंगे इसको। और अब बताएंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है। मान लीजिए जैसे मैंने कैरेक्टर ले लिया, कौन सा कैरेक्टर ले लिया, चलो ये ले लेते हैं टॉल। टॉल क्या होता है? हाइट का कैरेक्टर है, तो हाइट का हेट्रोजाइगस बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है बच्चा। तो ये जो कैपिटल जीन है, ये जो कैपिटल एलील है कैपिटल टी, ये क्या होता है? प्रभावी होती है। क्या होती है? प्रभावी। और स्मॉल टी क्या होती है? अप्रभावी, मतलब रिसेसिव है, छुप जाएगी कैपिटल टी की प्रेजेंस में। कैपिटल टी उसको डोमिनेट कर लेगा, उसके ऊपर प्रभाव, मतलब अपना प्रभाव छोड़ेगा, स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दे पाएगी। तो कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है। तो यही उसने बोला है, ऐसी कौन सी ट्रेट नहीं है, मतलब ये बताना है ऐसी कौन सी इन ऑप्शंस में ट्रेट नहीं है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगी। तो अपने आप को एक्सप्रेस कौन नहीं कर सकता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में? जो कौन होगा? रिसेसिव होगा, जो अप्रभावी होगा, सिर्फ वही तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा ना। जो रिसेसिव होते हैं, कौन होते हैं? रिसेसिव होते हैं, अप्रभावी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? मेरी बात को ध्यान से समझना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप सभी मेरी बात को? बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया है, ठीक है। कमेंट किया कीजिए, लेकिन सिर्फ मतलब के कमेंट करने हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन से आपका वो पूछ रहे, मैं हमेशा बोलती हूँ क्लास के बीच में अगर मैं आपका नाम पढ़ूंगी, आपको रिप्लाई करूंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा और फिर समय निकल जाएगा और हमें बहुत सारी चीजें अभी कवर करनी है। तो आप क्लास को खत्म होने के बाद वीडियो पे कमेंट करेंगे, आप नीचे कमेंट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, डाउट्स पूछेंगे कि मैं नेक्स्ट क्लास में आके बताऊंगी। और मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो मैं क्लास में कवर करवा देती हूँ, पर आप पूछेंगे तभी मैं बताऊंगी ना। और आप जो भी आपको अलग कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप मेरे को क्या करेंगे? टेक्स्ट आप मेरे को कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। बहुत ही बढ़िया। क्या है ये? अप्रभावी। जो रिसेसिव होता है, जैसे आपका एक दोस्तों का ग्रुप है, उसमें जो एक, हमेशा ही एग्जांपल देती हूँ, बहुत बच्चों को तो रट गया होगा, ठीक है। तो आपका एक दोस्तों का ग्रुप है, उसमें जो एक बच्चा है, बच्चा वो क्या है, मतलब एक तो है जिसकी बात मानी जाती है, अगर वो एक बार कह दे मतलब वो हो गया। लेकिन एक है बच्चा, उसकी मतलब वो इतना ताकतवर नहीं है कि उसकी बात हर कोई माने, तो उसको अपने साथ कुछ साथी चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? उसको अपना कोई साथी चाहिए अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। तो इसीलिए वो क्या है? अप्रभावी है। क्या है? रिसेसिव है। तो रिसेसिव जब डोमिनेंट के साथ खड़ा होगा तो बात किसकी मानी जाएगी? सिर्फ प्रभावी की और डोमिनेंट की बात मानी जाएगी, और रिसेसिव को अपने साथ अपना जोड़ा लाना पड़ेगा। इसका मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक रिसेसिव ट्रेट ही, एक रिसेसिव गुण ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सियल। एक्सियल भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, टॉल भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। टॉल भी मतलब लंबा भी क्या है आपका? एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब कि एक प्रभावी गुण है। अक्षीय भी, और आपका वॉयलेट भी, फ्लावर का कलर होता है ना बैंगनी,
बैंगनी होता है ना कलर, तो बैंगनी आपका क्या है, एक प्रभावी गुण है। कैसा गुण है, एक प्रभावी गुण है, याद रखेंगे। झूरीदार बीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, झूरीदार बीज, क्योंकि रिंकल सीड, क्या रिंकल सीड कैसा गुण है, एक रिसेसिव गुण है। कैसा गुण है, अप्रभावी गुण है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन के साथ मुड़ रही हूं मैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट से। F1 हाइब्रिड या F1 संकर में बोल सकते हैं आप, F1 संकर का फिनोटाइप दोनों माता पिता में से एक जैसा दिखता है। क्या एक जैसा दिखता है, तो क्या पूछा है उसने, The phenotype of the F1 hybrid resembles either of the two parents in, मतलब कि उसने क्या पूछा है, फटाफट से देखेंगे। उसने पूछा है आपसे कि किसी एक माता पिता से, क्या किसी एक माता पिता के कैरेक्टर से, गुण से मिलता है जो आपका F1 हाइब्रिड होता है। जरा समझेंगे इस बात को, क्योंकि मैंने हमें अभी आप बच्चे हैं क्लास 12th में, अभी तक आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया है, तो क्वेश्चन आपका इसी प्रैक्टिस के साथ में देती हूँ कि जब आप क्लास 12th के बाद निकले, मेरी क्लास के जब आप बाहर निकले बच्चा, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप किसी भी क्वेश्चन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए समर्थ हो। और याद रखना, जितने भी कॉम्पिटिटिव आते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दबाजी नहीं, धैर्य से पढ़ना है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, फिनोटाइप ऑफ F1, जरा दोबारा से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है, F1 हाइब्रिड का जो फिनोटाइप है, F1 हाइब्रिड का, लेट फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, हमने बीज का कलर ले लेते हैं, बीज का रंग ले लेते हैं, तो मुझे बताएंगे जो बीज का रंग है F1 हाइब्रिड में क्या आता है, बीज का रंग बताइए। ठीक है, बीज का रंग क्या आता है, कौन सा डोमिनेंट होता है बीज के रंग में, येलो होता है ना, येलो पीला रंग, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आएगा, जीनोटाइप क्या होगा इसका, येलो होगा। यही होगा, ये क्या होगा फिनोटाइप, और ये क्या होगा जीनोटाइप। ठीक है, येलो क्या होगा आपका रंग आएगा, क्या आएगा, पीला क्या आएगा आपका रंग आएगा, जो आपका क्या होगा फिनोटाइप होगा। अब बोला है अगर ये जो फिनोटाइप होता है रिसेंबल करे, क्या मिले किसी एक, देखा है यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से, माता पिता में से किसी एक जैसा दिखता हो, किसी एक जैसा, मतलब आपके क्या हो, पेरेंट्स कैसे हो, पैतृक जीव कैसे हो बच्चा, पैतृक जीव में क्या होगा जब F1 हाइब्रिड होगा, या एक तो येलो होगा, मतलब एक पीले रंग का होगा, और दूसरे किस रंग का होगा, ग्रीन रंग का होगा, हरे रंग का। और हमें पता है ग्रीन कलर जो बीज का रंग होता है वो ये क्या है, रिसेसिव है, और ये क्या है, डोमिनेंट है। ये तो आपको पता ही होगा, है ना बच्चा, कई बार मैंने रिवाइज करवाया, जब आपको करेक्टर करवाया, जो नए बच्चे आए हैं उनको मैं बता दूं कि जो 7 करेक्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी में, जो मैंने भी करवाए हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव भी, नीट के पर्पज से भी, प्लस आपकी क्लास के पर्पज से भी बच्चा, मतलब आपके बोर्ड के पर्पज से भी, आपके एग्जाम के पर्पज से भी। ठीक है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए फटाफट से बताएंगे, अगर आपका ये जो येलो करेक्टर है वो कहाँ से मिल रहा है, आपके सिर्फ किससे, किसी एक पेरेंट से मिल रहा है ना, किसी एक पेरेंट से। क्वेश्चन में यही पूछा था, अगर आपका जो F1 हाइब्रिड का ग्रुप है किसी एक माता पिता के कैरेक्टर गुणों से मेल खा जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ये पूछा है। डोमिनेंस बोलते हैं, प्रभुत्व बोलते हैं, सेकंड क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब अधूरा प्रभुत्व, और थर्ड क्या है सह प्रभुत्व मतलब कि को डोमिनेंस, क्या है को डोमिनेंस, और फोर्थ क्या है मध्य पर्वत विरासत मतलब कि इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। तो मैं आपको बता दूं बच्चा कि आपका जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे एकदम बढ़िया से एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए और ऑप्शंस दीजिए, बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ कौन सा आया है, जो आपका प्रभावी गुण है, वाई जो है वो आपका डोमिनेंट है, उसने इसको क्या कर दिया है, ये प्रभावी हो गया, ये अप्रभावी हो गया, इसके ऊपर क्या कर दिया, डोमिनेंसी शो कर दिया, अपनी क्या प्रभुत्व शो, अपनी प्रभुत्व शो कर दी है, किसने, कैपिटल वाई ने। तो क्या हो जाएगा, डोमिनेंस हो जाएगा, और कौन सा लॉ हो जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से डोमिनेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, क्या है अधूरा प्रभुत्व, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो नहीं है। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो येलो कलर आता ही नहीं, कोई तीसरा कलर आता, मतलब इन दोनों
दोनों का कोई मध्य रंग आता, कोई इंटरमीडिएट कलर आता, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया है। ठीक है बच्चा। और थर्ड ऑप्शन क्या है? को डोमिनेंस। को डोमिनेंस में क्या होता है? को प्रभुत्व से है। प्रभुत्व मतलब क्या होता है? जब दोनों अपने कैरेक्टर देंगे, दोनों पैतृक जीवों के क्या आएंगे? कैरेक्टर आएंगे। मेल के भी आएंगे, फीमेल के भी आएंगे, माता के भी आएंगे, पिता के भी आएंगे। और येलो ग्रीन दोनों होता अगर अपन हाइब्रिड में, तो हम बोलते हैं वो को डोमिनेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन के साथ हम बढ़ जाएंगे आगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। मेंडल प्रपोज्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ। कई बार आपको रिपीट करवाया है और अभी रिवीजन में भी आपको बताया है। अब फटाफट से बता देंगे कि मेंडल ने अपनी टिप्पणियों के आधार पर किसका जो लॉ ऑफ किसका प्रभाविता का नियम दिया था, और अलगाव के कानून पे मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और विंसयोजन का नियम जो दिया था बच्चा, वो कहां से प्रस्ताव रखा था? मतलब कौन सी ऑब्जर्वेशन, कौन सी क्रॉस की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रखा था? फटाफट से बताएंगे कौन सी लॉ के बेसिस पे रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिना सोचे समझे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हमने किया है रिवाइज और बार बार करते हैं। और क्या बोलते हैं? एकल संकर क्रॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकल मतलब मोनो और हाइब्रिड मतलब संकर। तो एकल संकर क्रॉस हो गया आपका, क्या हो गया? एकल संकर क्रॉस हो गया। बहुत ही बढ़िया, अगर आपको समझ में आ गया है तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेरी वेरी गुड। आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस में से कौन सा आता है? तो फटाफट से बताएंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में से आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा लॉ आता है? अगर इस क्वेश्चन की जगह आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कौन सी ऑब्जर्वेशन मतलब कौन सी क्रॉस से दिया था? किसने? मेंडल ने। तो क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, फटाफट से बताएंगे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे फटाफट से। अगर बच्चे नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन हमारा 13 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइपिक रेशियो वाज फाउंड बाय मेंडल इन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो फटाफट से पहले आप ये देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको ना बच्चा, मैंने आपको जीनोटाइपिक रेशियो नहीं, आपको मैंने काउंट करके नहीं बताया था। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था फिनोटाइप याद रखना 9:3:1। उसके बाद जीनोटाइप रेशियो आपसे इतना नहीं पूछता, और सच में आपसे नहीं पूछता है। ये मैंने प्रैक्टिस के तौर पे दे दिया कि याद रखना कि अभी बता दूंगी आंसर में क्या है। तो याद रखेंगे 1 ऐसा रेशियो होता है जो आपका आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे 2:1:2 ऐसे करके कोई रेशियो आता है, रटने की जरूरत नहीं है। रेशियो अगर आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत की बात बच्चा नहीं है अगर नहीं भी याद है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आइडिया जरूर होना चाहिए, गलत नहीं करके आना है। 3:1 पहले मुझे बताएंगे कौन सी क्रॉस का रेशियो है। फटाफट से याद करिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या रेशियो होता है? आपकी F1 प्रोजेनी क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी। जब आप इसका सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो क्या आता है? फटाफट से पहले गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही गैमीट बनेंगे। अब इनका क्रॉस करवा के बताएंगे क्या क्या बनता है। कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। ये कर चुके हैं सर, एक बार दोबारा से करते हो जिसको कंफ्यूजन हो जाएगी ऐसे तो आपको। चलिए कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इसका क्या करवाएं? इसका क्या करवाते हैं हम? सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। यही करवाते हैं जो F1 हाइब्रिड होता है इसका सेल्फ क्रॉस। तो क्या होगा? फटाफट से आंसर बता देंगे, डायरेक्ट आंसर बता देंगे। गैमीट अपनी कॉपी में मैं बोलती हूँ हमेशा बना के रखना। ठीक है, गैमीट्स बना के रखना। तो आप क्या आ जाएगा आंसर? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आ जाएगा आपका आंसर। तो रेशियो बताएंगे आपका, ये 3 क्या आ जाएगा? आपके डोमिनेंट आ जाएंगे, आपके टॉल आ जाएंगे, और जो एक बचा है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल
स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा? बोना हो जाएगा। 3:1 क्या है आपका? फिनोटिपिक रेशियो है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, एकल संकर क्रॉस का क्या है आपका? फिनोटिपिक रेशियो है। और 9:3:1 किस में आता है? फटाफट से याद करेंगे। ये आता है आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस का। किसका? आपके जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होती है उसका क्या है बच्चा? उसका फिनोटिपिक रेशियो है। ठीक है, याद रखेंगे आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है, याद रखेंगे इसे बच्चा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद आप आगे मूव कर जाते हैं इस क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। F2 के फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात दोनों समान है। बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम। अब मुझे फटाफट से बताएंगे कि ऐसी कौन सी क्रॉस है जिसमें जीनोटिपिक रेशियो भी, ठीक है, और फिनोटिपिक रेशियो भी F2 प्रोजेनी में सेम होती है। फटाफट से बताएंगे। याद करिए कोडोमिनेंस को, याद करिए। किसे याद करेंगे? कोडोमिनेंस याद करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस याद करेंगे। मैंने आपको बताया था कोडोमिनेंस का कौन सा एग्जांपल किया था हमने? ब्लड ग्रुप का किया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कौन सा किया था? स्नैपड्रैगन एंटीहीरियम मेजर्स में किया था, है ना? किया था ना, आप याद करिए। उसमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता है, 1:2:1 आता है। और आपके कोडोमिनेंस का भी बच्चा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम ही होता है, याद रखेंगे इसको। और आपकी आउटक्रॉस का भी सेम होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। चलो एक बार इसका बता देती हूँ आपको, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। याद है आपको रेड कलर का होता है जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है स्नैपड्रैगन में, और आपका जो स्मॉल आर आता है वो व्हाइट होता है, सफेद होता है। जब ये क्रॉस करते हैं तो F1 प्रोजेनी में क्या आता है? कैपिटल आर और स्मॉल आर, जो किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। और यहीं से हमें पता चला था कि आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? क्या होता है? आपका अधूरा प्रभुत्व बोल सकते हो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है आपका? जिसमें जो आपका F1 प्रोजेनी में जो गुण होते हैं वो किसी भी पैतृक जीव से मिलते नहीं है। उनके मध्य, उनका जो मध्य का कैरेक्टर होता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर होता है, वो आता है ना। वो अपना पूरा कैरेक्टर दे पाता है एक पेरेंट, ना दूसरा पेरेंट अपना पूरा कैरेक्टर दे पाता है, तो कहीं अधूरा बीच का कैरेक्टर आता है। याद रखेंगे इसको, बहुत ही बढ़िया, मतलब पिंक आता है। और जब हम पिंक को क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं, सेल्फ क्रॉस। तो फटाफट से ये बताएंगे मुझे कि आपका गैमीट्स क्या बनेंगे और आपकी F2 की रेशियो क्या आएगी। गैमीट्स बनाएंगे सबसे पहले, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होंगे? गैमीट्स होंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। आप क्या करेंगे? इनका क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है बच्चा, और ये क्या होंगे? स्मॉल आर स्मॉल आर। तो जीरो टाइप रेशियो क्या हो जाएगा? ये एक है 1 सिर्फ, कैपिटल आर कैपिटल आर। ये दो क्या है? हेट्रोजाइगस है तो 2 आ जाएगा, और एक क्या है? रिसेसिव है, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव, तो 1 आ जाएगा। और फिनोटाइप क्या होगा? ये क्या होगा? रेड होगा, मतलब 1 रेशियो आ जाएगा इसका। और ये दोनों क्या होंगे? पिंक, मतलब 2 आ जाएंगे क्योंकि 2 पिंक है और एक क्या है आपका एक व्हाइट है, तो 1:2:1 आ जाएगा। इसलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी एक आपका क्या है? जिसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो समान होता है। और आपके कोडोमिनेंस में भी ये होते हैं, जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है? एबीओ ब्लड ग्रुप। किसका एग्जाम्पल है? एबी ब्लड ग्रुप। वो आपका किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का। याद रखेंगे, क्योंकि ए और बी जब दोनों होते हैं तो ए भी अपना कैरेक्टर देता है और बी भी अपना कैरेक्टर देता है। बी भी अपना क्या देता है? गुण देता है। याद रखेंगे इस चीज को, बहुत ही बढ़िया, अगर आपको याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट से। एक जीन की क्षमता को कई फिनोटाइप प्रभाव के रूप में जाना जाता है। द एबिलिटी ऑफ अ जीन टू हैव अ मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट इज नोन एज प्लियोट्रॉपी, बी कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर कंप्लीट डोमिनेंस। एक जीन की क्षमता को कई फिनोटाइप प्रभाव के रूप में जाना जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? मतलब कि अगर आपकी एक जीन है, ठीक है, मान लीजिए कोई जीन है ए करके कोई जीन है, ठीक है बच्चा, अगर ये एक से ज्यादा किसको? कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, मतलब हाइट को भी देख रहा है,
त्वचा की कलर को भी देख रहा है, मतलब रंगों को भी देख रहा है, आपकी आंखों की रंग को भी देख रहा है, आपके हेयर स्ट्रेट होंगे या कर्ली होंगे ये भी देख रहा है। तो जब एक जीन, ये एग्जाम्पल है ठीक है, ये रियलिटी में मत मानना, जब एक जीन एक से ज्यादा गुणों को क्या करता है, प्रभावित करता है, कंट्रोल करता है, एक्सप्रेस करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन बोला जाता है। और इस इफेक्ट को प्लियोट्रॉपी बोला जाता है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा सही। और मैं आपको ये बता चुकी हूँ, एक और चीज बता चुकी हूँ, मल्टीपल एलील अगर आप याद हो, क्या मल्टीपल एलील अगर आपको याद हो तो याद करिएगा, मल्टीपल एलील क्या, मल्टीपल एलील, ठीक है बच्चा, क्या मल्टीपल एलील, बच्चा मल्टीपल एलील क्या होता है, जब एक जीन की एक से ज्यादा एलील हो। हमने अभी तक पढ़ा, मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया है, जब एक जीन की एक से ज्यादा एलील होती है, हम पढ़ते हैं कि एक जीन की दो जोड़े होते हैं जिसको एलील बोला जाता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में एक जीन की दो से ज्यादा क्या होती है, एलील होती है, ठीक है बच्चा, क्या होती है, दो से ज्यादा एलील। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसकी जो जीन है आई, बच्चा उसपे आई ए भी होता है तो ए ब्लड ग्रुप होता है, आई बी होता है तो बी ब्लड ग्रुप होता है, और आई ए आई बी दोनों होंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। और तीसरी एलील कौन सी होती है, ओ होती है, जो आपका ओ ब्लड ग्रुप देती है। याद है आपको, इसका मतलब क्या है, आपका तीन क्या होते हैं, आपके तीन क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं, और मतलब तीन एलील्स होती हैं, किसके, ब्लड ग्रुप की, ठीक है, याद होगा आपको। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ये याद रखना है इस चीज को, ठीक है बच्चा। और एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से पढ़ेंगे कि आप एक द्विगुणित जीव द्वारा कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण किया जा सकता है अगर इसके लिए विश्व हो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमीट कैन बी प्रोड्यूस बाय अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इफ इट इज अ हेट्रोजाइगस, अगर वो हेट्रोजाइगस हो, क्या हो, हेट्रोजाइगस हो, ठीक है, क्या हो, हेट्रोजाइगस हो। तो मैंने आपको बता रखा है बच्चा, अगर ये डिप्लॉयड है, क्या है डिप्लॉयड मतलब क्या होता है, सूत्र गुणता क्या होती है, फटाफट से जरा रिवाइज करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। सूत्र गुणता मतलब होती है प्लॉइडी लेवल, आपकी एक कोशिका में कितने आपके गुण सूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, हमें कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं, मतलब 23 जोड़े में होते हैं, और हर एक जो गुण सूत्र होता है वो दो के जोड़े में होता है, मतलब एक्स 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 ऐसे होता है ना। चलिए फटाफट से याद करेंगे, जब ये दो में होते हैं ना बच्चा, सारे क्रोमोसोम दो के जोड़े में, तो इसको डिप्लॉइड बोला जाता है। अगर ये 3 के में होंगे, अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूं हर एक क्रोमोसोम के बाद, तो क्या हो जाएंगी, ट्रिप्लॉइड, वैसे ही टेट्रा, वैसे ही पेंटा, हेक्सा, ऐसे करके आपकी क्या सूत्र गुणता आपकी बढ़ती जाती है प्लॉइडी लेवल। तो डिप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, अगर ये डिप्लॉइड जो अर्धसूत्री विभाजन चला जाए, क्या चला जाए, मियोसिस चला जाए, मियोटिक डिवीजन चला जाए, तो कितने गैमीट्स का निर्माण होता है, मुझे फटाफट से बताएंगे। मैंने कई बार क्लास में बोला है, कितने गैमीट्स बनते हैं, फिक्स है बच्चा, 4 गैमीट्स बनते हैं। कितने गैमीट्स बनते हैं, नीड्स बनते हैं, ठीक है बच्चा। अगर आपका यहाँ पर पूछा है डिप्लॉइड, ठीक है, 4 बनते हैं, याद रखेंगे इसको, 4 बनते हैं गैमीट्स, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4, याद रखना 4 गैमीट्स बनते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि आपका जब, अच्छा ठीक है, अगर क्लास को अभी खत्म कर देते हैं, ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक, कल दोबारा से शुरू करेंगे, दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आंसर को नोट कर लेना, मियोसिस को एक बार रिवीजन करवा दूंगी, मियोसिस माइटोसिस, जिसके आपके कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाए, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा और टॉपिक, आपको मियोसिस माइटोसिस कितना आता है या बिल्कुल भी नहीं आता, इतना तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, कल दोबारा से मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।